स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लासरूम। अंजना के क्लासरूम में आप सबका वेलकम है। आज हम एक पोएम को पढ़ेंगे। पोएम को पढ़ना सीखेंगे, उसको रिसाइट करना सीखेंगे, क्योंकि किसी भी पोएम को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका आनंद ख़त्म हो जाता है। उससे पढ़ने से जो हमें खुशी मिलती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हम पोएम पढ़ेंगे चिल्ड्रन। ये आपकी स्प्रिंग ब्लॉसम जो बुक है उसकी चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन है, और इसके पोएट का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। आज हम इस पोएम को पढ़ना सीखेंगे और पोएम को पढ़कर इसका आनंद उठाएंगे। ये पोएम इंग्लिश में है, अंग्रेज़ी भाषा में है, और इसी से मिलती जुलती एक कविता मैं आपको पहले सुनाना चाहूँगी जो कि हिंदी भाषा में है। ये कविता भी बच्चों के बारे में है। कविता इस तरह से है। सर्दियों के दिन में, जब सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सूरज को बादल ढक लेते हैं, और जब कहीं से सूरज निकलता है, अपनी रोशनी बिखेरता है, तो देखिए कैसा लगता है। सूरज दादा आज चहक रहे थे, सूरज दादा आज चहक रहे थे, बहुत दिनों से उदास थे, बहुत दिनों से उदास थे। जब चुनिया मुनिया पिंटू बबलू ने हाथ जोड़ प्रणाम किया, सूरज दादा को नमन किया, सूरज दादा चहक उठे, चमक उठे, सूरज दादा चहक उठे, चमक उठे, चहक उठा सब जग सारा। तो देखिए, जब सूरज दादा को बच्चों ने प्रणाम किया तो सूरज दादा कैसे खुश हो गए। तो ऐसी ही खुशी बच्चों के साथ मिलती है, और ऐसी ही खुशी इस कविता में, पोएम में, कवि को भी बच्चों को अपने पास पाकर मिलती है, और उन्होंने बच्चों के साथ मिलने वाली खुशी और संतुष्टि को इस कविता में बड़े अच्छे से पेश किया है। तो हम आज पढ़ेंगे पोएम चिल्ड्रन। सो we are going to read a poem Children, and name of the poet is H.W. Longfellow. बच्चों, हम आज कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह कविता किसने लिखी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो हमें उसकी रचना जिस कवि ने की है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। Henry Wadsworth Longfellow was one of the most widely known and best loved American poet of the 19th century. जो H.W. लॉन्गफेलो कवि का नाम है, इनका पूरा नाम था हैनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रिय कवियों में से एक थे। He was born on 27 February 1807. इनका जन्म 1807 में 27 फरवरी को हुआ इन यूएसए, अमेरिका में, एंड डाइड ऑन 24 मार्च 1882, और इनका निधन 24 मार्च 1882 को हो गया। तो बच्चों, हमने ये जाना कि पोएम का नाम है चिल्ड्रन और पोएट का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। अब हम देखते हैं कि पोएम क्या है, ये चिल्ड्रन पोएम में आखिर है क्या। तो इस पोएम को हम पढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे इस पोएम को रिसाइट करूँगी, और आप अपने साथ में, आपकी बुक में ये पोएम है तो आप भी उसको पढ़ेंगे, मेरे साथ आप दोहराएंगे। Come to me, O children, for I hear you at your play, and the question that perplexed me have vanished quite away. Yea, open the eastern windows that look towards the sun, where thoughts are singing swallows and the brooks of morning sun. In your hearts the bird and the sunshine, in your thoughts the brooklets flow, but in the mind is the wind of autumn and the fall of snow. Next stanza. Come to me, O children, and whisper in my ear
what the birds and winds are singing in your sunny atmosphere. For what are all our contrivings and wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks, yea, are better than all ballads that ever were sung or said, for ye are living poems and all the rest are dead. तो बच्चों हमने ये पोएम को एक बार रिसाइट किया, और जब आप किसी भी पोएम का आनंद उठाना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो उसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से आपको वो पोएम के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप उसके वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। बच्चों एक बार फिर से हम इस पोएम को रिसाइट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग मिलकर इस पोएम को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। तो बच्चों हम इस पोएम को पढ़ेंगे। एक बार मैं रिसाइट करूँगी और आप मेरे साथ, आप लोग भी साथ साथ इसको बोलते चलिए। ध्यान रखिए कि जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो हमारे ही जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कानों तक जाते हैं, तो हमको बेहतर समझ में आता है और हम लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से मैं इस पोएम को रिसाइट करती हूँ और आप भी इसको साथ साथ बोलिए। कम टू मी ओ चिल्ड्रन, फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले, and the questions that perplexed me have vanished quite away. Ye, open the eastern windows that look towards the sun, where thoughts are singing swallows and the brooks of the morning sun. In your hearts the bird and the sunshine, in your thoughts the brooklets flow, but in the mind is the wind of autumn and the fall of snow. बच्चों ये हमने तीनों स्टेंजा पढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पोएम को अच्छे से पढ़ना सीख रहे होंगे। चलिए आगे के स्टेंजा और इसको रिसाइट करते हैं। कम टू मी ओ चिल्ड्रन and whisper in my ear what the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere. For what are all our contrivings and wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks, ye are better than all ballads that ever sung or said, for ye are living poems and all the rest are dead. बच्चों आपने देखा होगा कि ये फिफ्थ स्टेंजा है। फॉर व्हाट आर ऑल आर कंट्राइविंग्स एंड विजडम ऑफ आवर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विद योर कैरेसेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स। तो इसके स्टेंजा के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जब हम इसको समझेंगे, इस स्टेंजा को समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि यह स्टेंजा एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो बच्चों हमने इस पोएम को रिसाइट करना सीखा। अब हम जानेंगे कि इस पोएम के अंदर क्या है, पोएट वास्तव में क्या कहना चाहता है। तो इसको हम समझेंगे, स्टेंजा वाइज स्टेंजा हम इसको समझेंगे। तो चलिए पहला स्टेंजा देखते हैं कि पहला स्टेंजा में कवि क्या कहता है। कम टू मी ओ चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, एंड द questions that perplexed me have vanished quite away. बच्चों जब हमने इस कविता को पढ़ा, इस स्टेंजा को पढ़ा, तो हमारे सामने कुछ नए वर्ड सामने आए। जैसे ये मीन्स होता है यू, आप। इसके बाद एक और वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स यानी हमारा दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हों और हम कंफ्यूज हो जाएं कि क्या जवाब दें, ये सब क्या है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में परप्लेक्स्ड। एक और इसमें वर्ड आया है वैनिश्ड। वैनिश्ड यानी बिल्कुल साफ हो जाना। तो बच्चों इस जो स्टेंजा को हम पढ़ रहे थे, इसमें दो वोकैबुलरी आइटम्स हैं। पहला है परप्लेक्स्ड विच मीन्स टू फील कंफ्यूज्ड एंड एंग्शियस बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जब हमको कुछ समझ में ना आए तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है परप्लेक्स्ड।
इसमें ऐसी ही परेशान कवि होता है। वैनिश्ड, टू डिसअपियर सडनली, अचानक से किसी चीज़ का गायब हो जाना। तो इसमें हमने ये 2 वर्ड सीखे। अब हम देखते हैं कि ये स्टेंजा है क्या। इन दिस स्टेंजा पोएट सेज, इस स्टेंजा में कवि कहता है दैट ही फील्स रिलैक्स्ड, फील्स यानी महसूस करता है, रिलैक्स्ड यानी चिंता मुक्त, कि कवि चिंता मुक्त महसूस करता है टू सी चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों को खेलता हुआ देखकर या बच्चों को दूर खेलता हुआ सुनकर। हिज वरीज वैनिश अवे, हिज यानी पोएट, वरीज यानी चिंता, वैनिश मतलब गायब हो जाता है, गायब, अवे यानी बहुत दूर। तो पोएट जब बच्चों को खेलते हुए सुनता है, दूर उसकी बच्चों की जो आवाज़ें हैं उनको सुनता है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेंजा। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, where thoughts are singing swallows and the brooks of morning sun। इस स्टेंजा में जो पोएट है वो बच्चों के बारे में बात करता है कि आप कैसे हैं बच्चे, आप कैसे हैं। तो ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग सन। इसमें एक नया वर्ड आया है, स्वेलोज। स्वेलो एक तरह की चिड़िया होती है जिसका नाम अबाबिल है। हालांकि आप लोग इस शब्द से ज़्यादा परिचित नहीं होंगे इस चिड़िया के नाम से, फिर भी ऐसा समझिए कि एक ऐसा पक्षी है जो हज़ारों मील तक उड़कर जाता है, घोंसला बनाता है और वापस लौट के आता है। जिस तरह से कि हमारे देश में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं दूर साइबेरिया से, और वो यहाँ पर झीलों के किनारे अब घोंसले बनाती हैं, और उनके छोटे छोटे जो उन्हीं की तरह के बच्चे होते हैं उनको लेकर जब सर्दियां यहाँ की ख़त्म होती हैं तो वो यहाँ से फिर उड़ जाती हैं। तो इस तरह की इसी तरह की चिड़िया का इसमें वर्णन है, स्वेलो यानी अबाबिल। अ स्मॉल बर्ड विद लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स एंड अ टेल विद 2 पॉइंट्स, एक ऐसी चिड़िया जिसके लंबे नुकीले पंख होते हैं और जिसकी जो पूंछ होती है, उसकी जो टेल होती है, वो टेल यानी उसके ऐसे जो पीछे जो पंख होते हैं उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 नुकीले सिरे होते हैं। ब्रुक एक छोटी सी नदी, यानी एक बड़ी नदी के साथ में बरसात में कई छोटी नदियाँ भी बहती हैं, नाले बहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रुक। अब इस स्टेंजा में क्या बताता है कवि, ये हम जानते हैं। पोएट टेल्स द चिल्ड्रन टू ओपन ईस्टर्न विंडोज, ही कंपेयर्स देयर थॉट्स विद सिंगिंग स्वेलो एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग सन। जब कवि बच्चों से कहता है कि पूर्व की तरफ की खिड़कियाँ खोलो, टू ओपन ईस्टर्न विंडोज़, पूर्व की तरफ की खिड़कियाँ, और उनके विचारों को बच्चों के विचारों को वो गीत गाने वाले पक्षी से तुलना करता है और सुबह की चमकदार धारा से। नेक्स्ट स्टेंजा है, इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, बट इन द माइंड इज विंड ऑफ ऑटम एंड द फॉल ऑफ स्नो। ये स्टेंजा है, इसके अंदर इसमें कुछ वर्ड्स का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। द ब्रुकलेट्स फ्लो, ब्रुकलेट यानी बहुत ही छोटी धारा, नदी की बहुत छोटी धारा या बहुत छोटी नदी की जो धारा है, उसके लिए एक फ्रेज़ है द ब्रुकलेट्स फ्लो। द विंड ऑफ ऑटम, विंड ऑफ ऑटम यानी पतझड़ की हवा, पतझड़ की हवा। बच्चों पतझड़ क्या होता है, पतझड़ का मौसम क्या होता है? तो हमारे देश में पतझड़ का मौसम जब सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियां आने वाली होती है, तो बीच में जनवरी एंड या फरवरी में मौसम एकदम सूखा हो जाता है और पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं, तो उस समय की हवा काफ़ी खुश्क हो जाती है। तो विंड ऑफ ऑटम यानी पतझड़ की हवा। द फॉल ऑफ स्नो, बर्फ़ का गिरना, अब छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों का गिरना, हिमपात होना, वो कहलाता है फॉल ऑफ स्नो। तो इसमें पोएट
ये कहता है, पोएट सेज दैट द बर्ड एंड सनशाइन आर चिल्ड्रंस हार्ट। बच्चों के हृदय में क्या है? बर्ड और सनशाइन, चिड़िया है, सूरज की रोशनी है। एंड देयर थॉट्स आर लाइक ब्रुकलेट्स फ्लो, और उनके जो विचार हैं, उनके जो विचारों का प्रवाह है वो ऐसा है मानो पतली नदी की धारा। Further he says that his heart has dryness like wind of autumn. बाद में ये कहता है कि उसका खुद का हृदय यानी कवि का हृदय, कवि से यहाँ पे मतलब है कि जो बड़े वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका हृदय, उनके हृदय में पतझड़ की हवा की तरह खुश्की है, रूखापन है, एंड कोल्डनेस ऑफ स्नोफॉल, और हिमपात की तरह ठंडापन। कवि कहता है कि बच्चों के हृदय में चिड़िया और सूरज की तरह चमक है, उनके विचार बहती हुई धारा की तरह है, परंतु वह पतझड़ की तरह, परंतु वह यानी कवि पतझड़ की तरह रूखा और हिमपात की तरह ठंडा है। बच्चों, अभी हमने ये 3 स्टेंजा पढ़े। इन तीनों स्टेंजर्स का हम एक रिकैप ले लेते हैं कि इन तीनों स्टेंजर्स में क्या था। इन फर्स्ट स्टेंजा, poet tells the children to open eastern windows. He compares their thoughts with singing swallow and brooks of morning sun. In the second stanza, poet tells the children to open eastern windows. He compares their thoughts with singing swallow and brooks of morning sun. In third stanza, poet says that the bird and sunshine are in children's heart, and their thoughts are like brooklets flow. Further, he says that his heart has dryness like wind of autumn and coldness of snowfall. तो बच्चों, हमने ये तीनों स्टेंजा देखे। अब इसके बाद हम इसी का फोर्थ स्टेंजा देखते हैं, चिल्ड्रन पोएम का फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा इज लाइक दैट, come to me, O children, and whisper. Whisper means फुसफुसाना। Whisper in my ear, मेरे कान में। What the birds and the winds are singing. Birds यानी पक्षी, winds यानी हवा। In your sunny atmosphere. इस सुनहरे चमकदार वातावरण में। बच्चों, आपने इसमें एक लाइन देखी, winds are singing, हवा गाती है? नहीं, ये पोएट ये कह रहा है हवा धीरे धीरे बहती है, उसी को बताता है कि विंड्स आर सिंगिंग। इस पोएम में इस स्टेंजा में 2 वर्ड्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। विस्पर। विस्पर मीन्स टू स्पीक वेरी क्वाइटली टू समबडी सो दैट अदर पीपल कैन नॉट हियर। धीरे से कान में कुछ कहना जिससे कि कोई दूसरा ना सुन सके, इज कॉल्ड विस्पर। सेकेंड वर्ड इज सनी। सनी मीन्स सूरज की तरह। सूरज कैसा होता है? चमकदार, ब्राइट। तो सनी मीन्स चमकदार। हम देखते हैं कि इस स्टेंजा का मीनिंग क्या है, इस स्टेंजा को हम कैसे समझ सकते हैं। पोएट कॉल्स चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड विंड इन हैप्पी एंड जॉयस एटमॉस्फियर। तो इस स्टेंजा में जो कि इस तरह से है, कम टू मी O children, and whisper in my ear what the birds and winds are singing in your sunny atmosphere. कवि बच्चों को उसके कान में चिड़िया की चहचहाट सुनाने के लिए कहता है कि कैसे चिड़िया बोलती है। चिड़िया की चहचहाट की तरह ही बच्चों की बोली है, तो वो बच्चों का उसी तरह का गीत सुनना चाहता है। फिफ्थ स्टेंजा इस तरह से है, फॉर वॉट आर ऑल आर कंट्राइविंग्स एंड विजडम ऑफ आर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विद योर कैरेसेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस स्टेंजा के आखिर में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न की तरह है ये स्टेंजा, और इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, ग्लॉसरी आइटम्स हैं। जो पहला है कंट्राइविंग्स। कंट्राइविंग्स मीन्स क्लेवर प्लान्स, चतुरतापूर्ण योजना बनाना। ये काम कौन करता है? बड़े जो वयस्क लोग होते हैं वो। कंपेयर विद मतलब तुलना करना। ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स,
आपके चेहरे की सौम्यता, किसके चेहरे की सौम्यता? बच्चों के चेहरे की सौम्यता। हम एक बार फिर से इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। फॉर वॉट आर ऑल आर कंट्राइविंग्स एंड विजडम ऑफ आर बुक्स when compared with your caresses and the gladness of your looks. For what are all our contrivings? जो कुछ भी हमारी चतुर योजनाएं हैं, एंड विजडम ऑफ आवर बुक्स, और जो हमें किताबी ज्ञान प्राप्त है, when compared with your caresses, जब इनकी तुलना आपके मधुर स्पर्श से होती है, एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और आपकी चेहरे की सौम्यता से होती है, तो क्या होता है देखते हैं। ये आर बेटर देन ऑल बैलेट्स दैट एवर वर संग और सेड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। बच्चों, इस स्टेंजा में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, बैलेट्स। बैलेट क्या होता है? नृत्य नाटिका। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक ऐसी नृत्य नाटिका जिसमें कोई एक स्टोरी बताई गई हो। और ये एक इंग्लिश वर्ड है, ओल्ड यूज़ है यू के लिए, आपके लिए। इस स्टेंजा को फिर से पढ़ते हैं। ये आर बेटर देन ऑल बैलेट्स दैट एवर वर संग और सेड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। मतलब इसका आशय यह है कि पोएट सेज दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल बैलेट्स। आप सभी नृत्य नाटिकाओं से बेहतर हैं, बिकॉज दे आर लिविंग पोएम, क्योंकि बच्चे तो जीती जागती कविताएं हैं, जीवंत कविताएं हैं, और बाकी सब कुछ डेड है, और बाकी सब कुछ मृत है। नृत्य नाटिकाएं हमेशा पुराने विषयों पर बनाई जाती हैं, जो पुराने चीज़ों पे बनाई जाती हैं जो अभी नहीं है, जबकि बच्चे तो जीवंत कविताएं हैं। बच्चों, हमने ये जो तीनों स्टेंजा पढ़े, इनका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। इसमें फोर्थ स्टेंजा में था, पोएट कॉल्स चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड विंड इन हैप्पी एंड जॉयस एटमॉस्फियर। कवि बच्चों को बुलाकर उनसे उसके कानों में चिड़िया का संगीत और हवा का संगीत खुशनुमा माहौल में सुनाने के लिए कहता है, यानी वो बच्चों की आवाज़ों को सुनना चाहता है। एंड when poet compares our knowledge and clever plans with children's gentle touch and happy face, और जब वो अपने ज्ञान और अपनी चतुर योजनाओं की तुलना बच्चों के मधुर स्पर्श और खुशनुमा चेहरे से करता है, तो पोएट सेज, तो कवि कहता है, दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल बैलेट्स। तो वो कहता है कि बच्चे तो सभी नृत्य नाटिकाओं से बेहतर है, बिकॉज दे आर लिविंग पोएम, क्योंकि वो जीती जागती कविताएं हैं। बच्चों, हमने अभी ये पोएम पढ़ी, और इस पोएम को पढ़ने के बाद आप एक बार इसको सोचें कि इस पोएम में क्या था। तो इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, और ये हमारे में एक माइंड मैप बन जाएगा इस पोएम को। चिल्ड्रन, जब भी आप चिल्ड्रन पोएम के बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ चिल्ड्रन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ H.W. लॉन्गफेलो। और इसके बाद अगर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस पोएम में क्या है, तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा बताता है, पोएम ये कहता है, व्हेन आई हियर यू प्लेइंग आई फील सो हैप्पी। फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि जब मैं आपको खेलते हुए सुनता हूँ तो मैं काफ़ी खुश महसूस करता हूँ। इन सेकेंड स्टेंजा, यू आर ईस्टर्न विंडोज़ सिंगिंग स्वेलोज एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग सन। बच्चों को वो बताता है कि आप गीत गाते हुए पक्षी हो या सुबह की चमकदार बहती हुई धारा हो। इन द थर्ड स्टेंजा, पोएट सेज, इन योर हार्ट बर्ड्स इन सनशाइन। आपके हृदय में चिड़िया और सूरज की चमक है। एंड योर थॉट्स आर लाइक ब्रुकलेट्स फ्लो, और आपके विचार एक छोटी सी धारा का प्रवाह है। इसी स्टेंजा में फिर पोएम कहता है, पोएट्स हार्ट इज़ लाइक विंड ऑफ ऑटम एंड फॉल ऑफ स्नो। और वो अपने हृदय के बारे में कवि कहता है कि मेरा हृदय पतझड़ की हवा की तरह खुश्क है और हिमपात की तरह ठंडा।
In the fourth stanza, poet calls children and wants to talk to him. फोर्थ स्टेंजा में पोएट बच्चों को बुलाता है और उनसे बात करना चाहता है। वो कहता है ना कि मेरे कानों में फुसफुसा के कहो। इन द फिफ्थ स्टेंजा, चिल्ड्रंस केयरलेस हैप्पी लुक्स मोर वैल्यूबल दैन विजडम ऑफ बुक्स। फिफ्थ स्टेंजा में पोएट ये बताता है कि जो बच्चों के खुशनुमा लापरवाह जो चेहरा होता है और क्रियाकलाप होते हैं वो किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। In the last stanza, poet says that children are better than ballads and they are living poems because they are living poems. कवि कहता है कि बच्चे पुरानी जो नृत्य नाटिकाएं हैं उनसे बहुत बेहतर हैं बिकॉज दे आर लिविंग पोएम, क्योंकि वो जीती जागती कविताएं हैं। बच्चों, आज हमने चिल्ड्रन पोएम को पढ़ा और हर पोएम को पढ़ने के बाद हमें ये सीखना है कि उस पोएम को 3 और 4 सेंटेंस में किस तरह से डिस्क्राइब करें कि पूरे पोएम के बारे में हम एक हमारा नज़रिया बन सके। तो जब हम किसी भी पोएम को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहलाता है सेंटर आइडिया। तो देखते हैं हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के से पहले 2 सेंटेंस हमको हमेशा लिखने हैं। पहला है द नेम ऑफ द पोएम और सेकंड वन इज़ नेम ऑफ द पोएट। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया इस तरह से होगा, द नेम ऑफ द पोएम इज़ चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द पोएट इज़ H.W. Longfellow, द पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रन, पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस, they relieve us from worries. Their careless, happy looks are better than the wisdom of books. They are better than ballads. For poet, they are like living poem. Everything else is lifeless. इसी को हम समझते हैं अच्छे से इसके सेंट्रल आइडिया को कि इस कविता का शीर्षक है चिल्ड्रन और इस कविता के कवि का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। यह कविता बच्चों के बारे में है। कवि कहता है कि बच्चे खुशी और आनंद फैलाते हैं, वे हमें चिंता मुक्त करते हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मोटी किताबों से ज़्यादा अच्छा है, वे नृत्य नाटिका से भी बेहतर है। कवि बच्चों को जीवंत कविता बताता है, इसके अलावा सभी जीवनहीन हैं। बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में हमने सीखा पोएम के बारे में, चिल्ड्रन पोएम को पढ़ा, चिल्ड्रन पोएम को रिसाइट करना भी सीखा कि कैसे कविता को पढ़ा जाता है, ये भी हमने सीखा। और पोएम हमेशा, कविता हमेशा आनंद के लिए होती है कि हम उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और उसको एक्सप्लोर करें, उसमें क्या है ये खोजें, तो इससे हमारी कविता का आनंद होता है और दुगना हो जाता है। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में, जब अगले सेशन में हम मिलेंगे तो इस पोएम्स के पर बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अंजना जैन।